दोस्तों नमस्कार। तो आज हम सब सीखने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और इसके कारण हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित होता है, ठीक है। जिससे कि मतलब जो हमें अचरज में भी डाल सकता है। ये कई तरह का इल्यूजन जो है हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। मतलब इल्यूजन माने ऐसी घटनाएं जो वास्तव में है नहीं, ठीक है, जो वास्तव में है नहीं लेकिन होने का हमको ये आभास कराता है। तो आज जो है हम इसी टॉपिक के बारे में समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ये क्यों होता है और इनके कारण और भी कितनी घटनाएं घटित होता है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ टॉपिक दिया हुआ है ना, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर लाइट किसी ऐसे मीडियम पे पड़ता है जो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जिससे लाइट आर पार आ जा सकता है, तो वो अगला माध्यम में चला जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है कि इधर से आएगा और जैसे ही माध्यम की सतह पे पड़ेगा वो अगला माध्यम में चला जाएगा। बस यहीं पर जो है ये अपवर्तन की घटना अपना कमाल दिखा जाता है। इसके कारण अगर हम बात करें दोस्तों कि हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां ये घटनाएं देखने को मिलता है, तो एक दो उदाहरण आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपने जरूर इस इल्यूजन को महसूस किया होगा। जैसे अगर आप कभी तालाब के किनारे गए होंगे तो कोई वस्तु अगर पानी के मतलब तालाब के अंदर गिरा हुआ है और वहां पानी साफ है, तो आप उस वस्तु को जब देखिएगा तो आपको वो ना मतलब वो अपना वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ ही प्रतीत होगा। ऐसा पानी में अक्सर होता है। आप बाल्टी में नहाने के लिए पानी भरिएगा, उसमें भी देखिएगा वो जो पानी का बाल्टी का नीचे का जो पिंडी होता है, उसको अगर देखिएगा तो वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। यहां भी प्रकाश का अपवर्तन ही जिम्मेवार होता है। इसके अलावा हम सब एक बड़ा ही फेमस मतलब उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। हम सभी जानते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसमें भी प्रकाश के अपवर्तन का ही रोल होता है। और ऐसी अनेक घटनाएं हमारे जीवन में हैं जहां हम इसको महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण रखेगा, आप सभी कभी तो ऐसा देखे ही होंगे कि पानी है और उसके अंदर किसी छड़ी को डुबा देता है, तो ये छड़ी जो है जहां से वो पानी में डूबता है वहां से वो छड़ी थोड़ा कटा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे ये सीधा है, ऐसे सीधा नहीं दिखेगा, थोड़ा कटा हुआ दिखेगा। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक तल है और इसके नीचे कोई एक मीडियम है, मान लीजिए वाटर है, इस तरह से। अब अगर कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, अगर कोई नैरो बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण जो है अगर इस सतह पे आए और पड़े, तो क्योंकि ये तो परावर्तक सतह तो है नहीं कि लाइट को उधर लौटा देगा, कुछ हद तक होता है वैसा भी, वो आगे के लेक्चर्स में जब कभी जाएंगे वहां तक तो बात करेंगे। फिलहाल देखिए, जैसे ही ये इस पृष्ठ पर पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही प्रकाश इस पृष्ठ पर पड़ेगा, इधर एक अलग मीडियम है जिसको मीडियम 1 बोल सकते हैं और इसको मीडियम 2 बोल देते हैं। तो जैसे ही ये लाइट इस पृष्ठ पर पड़ेगा तो ये क्या होता है कि अगला माध्यम में जाने से पहले यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, जिस बिंदु पर यहां पे ये पड़ा है, यहां पर अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें इस तरह से, तो ये क्या होता है कि अपने सीधा पथ पर ना जाकर के ये थोड़ा सा इस लंब की ओर झुक जाता है। बस यही है प्रकाश का अपवर्तन। से जब प्रकाश एक प्रकाशिक माध्यम से किसी दूसरे प्रकाशिक माध्यम में संचरित हो रहा होता है, तो उस दौरान दोनों पृष्ठों को मिलाने वाले अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश का अपने मूल पथ से विचलित हो जाना, मुड़ जाना, या तो इधर मुड़ सकता है या ऊपर इससे दूर भी हट सकता है। तो इसी घटना को हम सब जो है प्रकाश के अपवर्तन के रूप में जानते हैं। और आसान भाषा में इसको बोले तो माध्यम के बदलने पर प्रकाश का अपने पथ से विचलन हो जाना, अपने पथ से हट जाना, या तो अभिलंब की ओर झुक जाना या अभिलंब से दूर हट जाना। इसी घटना को हम जो है प्रकाश का अपवर्तन के रूप में जानते हैं। अब फिर सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है, प्रकाश आखिर अपना पथ बदल क्यों लेता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, यानी कारण क्या है प्रकाश के अपवर्तन का। तो जब यह एक प्रकाशिक माध्यम से दूसरे प्रकाशिक माध्यम में आता है तो इसकी जो चाल होती है वह प्रकाश की चाल बदल जाती है। और यही कारण है
प्रकाश के अपवर्तन का, कि माध्यम के परिवर्तन होने से प्रकाश की चाल भी जो है परिवर्तित हो जाती है। मतलब लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग चाल से चलता है। यही इसका जो है मूल कारण होता है विचलित होने का। अब फिर एक सवाल आता है कि ठीक है, विचलन होगा। अब इस विचलन में हम यह कैसे तय करेंगे कि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकने वाला है या अभिलंब से दूर हटने वाला है? तो इसको जो है समझने के लिए हमें थोड़ा प्रकाशिक माध्यम के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो ये बनाए हैं ये माध्यम, मान लीजिए ये वायु है और ये जल है, देखने में भी वही लग रहा है, तो वो वायु हो गया, ये जल हो गया। उसके बाद ये मान लीजिए किरण है ए, इसको ओ नाम दे देते हैं, ओ। तो किरण ए ओ ये जो आ रहा है इसको हम सब बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद यह जो है ये अभिलंब का कार्य कर देता है, अभिलंब जो कि उस तल पे डाला गया है। उसके बाद यह जो किरण जा रही है इस किरण को हम सब बोलते हैं अपवर्तित, अपवर्तित किरण। फिर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा होता है इस एंगल को हम सब बोलते हैं आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा होता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण आर। और याद रखिएगा दोस्तों, परावर्तन की घटना में होता था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाता था, लेकिन इस घटना में ये दोनों कोण बराबर नहीं होता। दोनों अपवर्तन की घटना की व्याख्या के लिए हमें सबसे पहले दो माध्यम को समझना पड़ेगा। एक होते हैं सघन माध्यम, जिसको हम सब बोलते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम, और दूसरा होते हैं विरल माध्यम, रियर मीडियम। तो ये दो माध्यम होता है। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है? मान लीजिए प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है, इन दोनों में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, या इसको रेयर बोल देते हैं और इसको डेंसर मीडियम बोल देते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उस माध्यम को हम जो है विरल माध्यम के रूप में जानते हैं। और इस माध्यम की विशेषता क्या होता है कि ये जो होता है इस माध्यम में इनके जो कण होते हैं ये एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं, बहुत फैले हुए रहते हैं। किसकी तुलना में? तो सघन माध्यम की तुलना में। तो सघन विरल का क्या कंसेप्ट बन रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो दोनों माध्यम में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको हम बोल देते हैं यह मीडियम जो है डेंसर मीडियम, यानी सघन माध्यम है, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको हम बोलेंगे कि यह विरल माध्यम है, रियर मीडियम है। तो आसान भाषा में अगर समझें तो सघन माध्यम में प्रकाश धीमा चलता है और विरल माध्यम में प्रकाश तेज चलता है। और कणों की बनावट कैसा होता है कि सघन माध्यम में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बड़ा डेंस रहता है, मतलब एक दूसरे के पास पास रहता है, और विरल माध्यम में कण बहुत दूर दूर रहता है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप ही अभी आप स्थल पे दौड़ रहे हैं, वायु है वहां पे, तो आपको दौड़ने में आसानी होगा, बड़ा तेज गति से आप जो है दौड़िएगा। लेकिन जरा सोचिए अगर आप जो है अब स्थल से पानी में प्रवेश कर जाता है, क्या आपका चाल उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, आपका चाल घटेगा। यही घटना जो है प्रकाश के साथ यहां हो रहा है कि वह जो है जब एक माध्यम, एक रियर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में आ रहा है तो उसके चाल पर भी असर पड़ता है माध्यम का, जिस कारण से वह अपने मूल पथ से विचलित हो रहा है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि सघन माध्यम और विरल माध्यम दो को प्रकाशित माध्यम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। अब उदाहरण के तौर पे अगर देखें, उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने वायु और जल का युग्म लिए चुने हैं, पेयर चुने हैं वायु और जल का, तो पूछेगा कि अगर वायु और जल में कौन डेंसर मीडियम है, तो आप बता सकते हैं जी हाँ, जल डेंसर मीडियम हो जाएगा और वायु जो है ये रियर मीडियम बन जाएगा। क्या जल हमेशा डेंसर मीडियम रहेगा? अब जरा आप एक बार कंपेयर कीजिए जल को कांच के साथ। अगर लाइट जल से कांच में जा रहा हो तो इस दौरान कौन डेंसर होगा और कौन रियर होगा? तो उस दौरान अगर हम उसमें कंपेयर करेंगे, इस दोनों में कंपेयर किए तो जल
सघन निकला वायु विरल। लेकिन जल को कांच को कंपेयर करेंगे जल के साथ में, तो जल देखिए अपना पाला बदल लिया है, वो चला गया है विरल माध्यम के पक्ष में। तो दोस्तों यहां जो सघन विरल का कंसेप्ट होता है ना, ये टोटली मतलब कंपेरेबल हो, मतलब तुलनात्मक चीज है। कि तुलनात्मक चीज होने का मतलब कि जब तक मतलब आप किसी एक माध्यम को इंडिपेंडेंटली आप ना तो सघन बोल सकते हैं, ना ही आप उसे विरल बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है और मीडियम्स का कैसा पेयर वहां पे तैयार हो रहा है। पेयर माने जोड़ा, उस जोड़े से तय होने वाला है कि कौन सघन का रोल अदा करेगा और कौन विरल का रोल अदा करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक प्रकाशिक माध्यम के बारे में, कि प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार के सघन विरल होते हैं। सघन में चाल कम होता है, विरल में चाल अधिक होता है, और ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव वर्ड है। अकेला कोई सघन और कोई विरल नहीं हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो उस प्रश्न का जवाब भी हमें मिल जाता है कि क्या होगा अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आएगा। तो अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में आता है तो क्योंकि यहां पे इसका चाल ज्यादा था और यहां चाल कम हो गए, तो थोड़ा स्लो हो जाता है, स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसका उल्टा भी सोचिए, इसका उल्टा सोचिए कि अगर ये मान लीजिए एक तल है और यहां पे ये डेंसर मीडियम है नीचे, और हमने एक लाइट सोर्स जो है नीचे लगा दिया, ठीक है, एक लाइट सोर्स यहां लगा दिया, यहां से वो लाइट छोड़ता है, तो ये लाइट इस तरह से जाएगा। उसके बाद हम जो है यहां पे अभिलंब डाल देते हैं, ये अभिलंब। तो क्या होगा, क्या ये फिर से अभिलंब की ओर झुकेगा? नहीं, इस बार ये डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में जा रहा है, इस बार ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, इस तरह से दूर हट जाएगा। इस केस में ये आपतित किरण हो जाएंगे, ये अपवर्तित किरण हो जाएंगे, यह अभिलंब हो जाएगा, और यहां पर आपतन कोण बनेगा I और यहां पर अपवर्तन कोण बनेगा R। तो अब इन दोनों केस को जरा समझिए कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस केस में I जो होते हैं आपतन कोण, यह अपवर्तन कोण से ज्यादा होता है। यहां आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा बनता है। और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तब जो है यह अभिलंब से दूर हट जाता है, दूर हट जाता है, और इस दौरान I का मान लेस होता है R से। तो ये होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि उधर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी यहाँ दो नियम होते हैं, ठीक है। तो आगे हम कवर करने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो हम इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, यानी अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, एक नियम तो वही वाला है जो हम सब परावर्तन में पढ़ रखे हैं। क्या नियम है? नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। जैसे ये तीनों यहाँ पे बोर्ड के तल में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये आपतित किरण आया, अपवर्तित किरण बोर्ड से बाहर की तरफ निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो तल हो, मतलब ये तीनों जो होते हैं, तीनों का तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। तो ये नियम तो बड़ा सिंपल है, पहले भी पढ़ रखे हैं कि आपतित किरण, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम, ये दूसरा खास है, दूसरा को जरा ध्यान से सुनिए। क्या बताता है कि किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए तथा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन
आर, इसका जो अनुपात होते हैं वो हमेशा नियतांक होता है, ठीक है, हमेशा नियतांक होता है, बशर्ते माध्यम और प्रकाश का रंग आप फिक्स कर दीजिए। फिर आप कितना भी आपतन कोण पे इसको लाते रहिए, वो ये वाला रेशियो जब आप निकालिएगा साइन आई बाय साइन आर का, तो ये हमेशा जो है फिक्स नंबर निकल करके आएगा, एक नियतांक होता है, ठीक है। यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। वैसे दूसरे नियम को जो है यहाँ जो ये नियतांक आता है, हम इसे म्यू यानी माध्यम 1 के सापेक्ष इस माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ये एक नया टर्म है अपवर्तन से जुड़ा हुआ, जो अभी जस्ट आगे हम सब डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इस सेकंड नियम को स्नेल के नियम के रूप में भी जाना जाता है, स्नेल के नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम थे। इसके बाद जो है दोस्तों हम सब अभी देखने वाले हैं कि ये जो अभी हम शब्द बोले अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक जो होते हैं, यह जो है किसी भी प्रकाशिक माध्यम का एक गुण होता है, जो यह जानकारी देता है कि वह माध्यम प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा अपवर्तित कर सकता है। आसान भाषा में बोले तो माध्यम का गुण होता है ये अपवर्तनांक। यह जो है उन 2 माध्यमों में स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल का अनुपात को दर्शा रहा होता है। हम सब अपवर्तनांक को 2 अलग अलग कैटेगरी से डिफाइन करते हैं, यानी अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और एक दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए समझते हैं बारी बारी से। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी भी माध्यम यानी सबसे पहले तो शून्य यानी निर्वात, जहां पे एयर भी नहीं होता है, ठीक है, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल C और किसी दिए गए मीडियम में प्रकाश की चाल V के रेशियो को ही हम सब उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। वहीं Vm दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, और μm दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक, दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट, कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे पानी के लिए अगर हम निकालते हैं तो वायु में प्रकाश की चाल, जो कि आपको पता होगा, इसका मान ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक है, इसका मान फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड जो है यही है, इससे ज्यादा स्पीड अभी तक अचीव नहीं किया गया है। हाँ, फिजिक्स में क्या मतलब, वर्ल्ड में अभी तक इससे ज्यादा तेज गति से चलने वाला कोई वस्तु या थिंग्स मिला ही नहीं है। तो ये सी निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये तो फिक्स ही रहता है। तो हमको अगर ये बता दे कि किसी माध्यम में प्रकाश किस चाल से चल रहा है, तो उसका जो है हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का निर्धारण बड़ा ही आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद हम सब देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, रिलेटिव इंडेक्स। ये क्या होता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, जैसे
इसको सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं 1 म्यू 2। ये म्यू जो है अपवर्तनांक का सिंबल होता है। तो 1 म्यू 2 पढ़ना क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर ऐसे निकालते हैं, याद रखिएगा जिसका मतलब सापेक्ष हो रहा है उसको आपको नीचे रख देना है म्यू 1, बाकी ऊपर में म्यू 2। तो ये हो गया कि सापेक्षिक अपवर्तनांक कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को उन दोनों माध्यमों का सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर हमें कहेगा कि 1 म्यू 2 बताओ, यानी एक के माध्यम 1 के सापेक्ष इस माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो हम कर देंगे म्यू 2 बाय म्यू 1। और इसे जो है इसका जस्ट उल्टा भी आप देख सकते हैं। अगर हमसे पूछ दिया कि बताओ 2 म्यू 1 क्या होगा, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक क्या होगा, तो यही कॉन्सेप्ट अपनाइए, जिसके सापेक्ष है उसके नीचे, जिसका है उसको ऊपर, म्यू 1 बाय म्यू 2। अब आइए किसी एक को हम सॉल्व करके देखते हैं, इसी को देखते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 1 म्यू 2, तो क्या होगा, म्यू 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं वहां से c अपॉन भी 2। म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं, c अपॉन भी 1। तो c से c कैंसिल आउट हो जाएंगे, भी 1 ऊपर चला जाएगा, तो निकल के क्या आएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल टू भी 1 अपॉन भी 2। अब देखिए एक तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक का निकल के आया, अब यहां पर एक ये तथ्य भी निकल के आया चाल के पदों में कि म्यू 2 इज इक्वल टू भी 1 बाय भी 2। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, अतः माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भी 1 बटा भी 2। अब देखिए दोस्तों एक और चीज, हम सब क्या जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है वह न्यू लेमडा के बराबर होता है, जहां न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और लेमडा जो है उसका वेव लेंथ, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति है। तो क्या होगा कि हम एक बात और यहां पर सीख लें कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश का कौन कौन सा ऐसा डाटा होता है जो चेंज हो जाता है और कौन ऐसा होता है जो स्थिर रह जाता है, चेंज नहीं होता है। तो याद रखिए यहाँ पे अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है। तो यहाँ पे 3-4 होता है, जैसे एक होता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, एक होता है तरंगदैर्घ्य, एक होता है चाल, एक होती है तीव्रता। तो इन चारों में से कौन कौन सा ऐसा डाटा है जो रिफ्रैक्शन होने के बाद चेंज कर जाता है और कौन ऐसा डाटा है जो रिफ्रैक्शन के बाद चेंज नहीं करता है। तो अगर इस पे ध्यान दें दोस्तों, आवृत्ति एक ऐसा राशि है जो कभी चेंज नहीं होता है, माध्यम के बदलने से ये चेंज नहीं होता है, बाकी ये भी चेंज कर जाता है, ये भी चेंज हो जाता है और ये भी चेंज हो जाता है। माने इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बदल सकता है, चाल तो बदलेगा ही, इसीलिए तो अपवर्तन होगा, और चाल बदल रहा है तो वेवलेंथ भी बदल जाएगा। तो आइए जरा इस फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं तो क्या निकल के आएगा कि अगर हम न्यू लेमडा 1 अपॉन न्यू लेमडा 2 रखें, आवृत्ति तो दोनों जगह सेम ही रहेगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगा, तो ये आवृत्ति और ये आवृत्ति खत्म हो जाएगा। तो फाइनल जो निकल के आता है उसको देखिए कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और भी 1 अपॉन भी 2 और लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। इतना में से कोई भी फॉर्मूला जो है अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया है प्रकाश के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो इसे पहले नोट कीजिए, फिर इसके आगे का कुछ पोर्शन बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और पॉइंट। जैसे अभी हमने देखा कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 एंड 2 म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन म्यू 2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 म्यू 2 मल्टीप्लाई 2 म्यू 1, तो हमें क्या निकल के आएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय म्यू 1 अपॉन म्यू 2।
म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल हो जाएंगे, म्यू 1 से म्यू 1 कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास में? हमारे पास बचा 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 1 मतलब इज इक्वल टू 1। ये एक खास बात है। उसके बाद इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये व्युत्क्रम भी एक दूसरे का होता है कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। और आप ऐसे भी इसे याद रखिए या ऐसे भी याद रखिए। और ये जो है एक जनरल फॉर्मूला भी इसका चलता है। यहाँ तो अभी हम सिर्फ 2 माध्यम के लिए किए हैं, या 3 माध्यम, 4 माध्यम, 5 माध्यम, 10 माध्यम, 100 माध्यम, 1000 माध्यम, सबके लिए जो है इसका रिजल्ट इतना ही है, एक ही आना है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इन जनरल अगर हम बोलें कि 1 म्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 म्यू 4 एंड डॉट 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 n माइनस 1 म्यू 1। लास्ट में बस पहला वाला मीडियम आ जाना चाहिए, लास्ट में पहला वाला मीडियम आ जाना चाहिए, तब इसका मान जो है एक ही होगा। इस तथ्य को भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई बातें। उसके बाद जो है हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे इससे जुड़ा हुआ और भी, जैसे कांच स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और भी आगे फिर लेंस तक भी जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।